तो हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। क्योंकि आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक यहाँ पे आसान तरीके से मिल जाया करता है, आपको पता है। ठीक है, अगर आप चैनल में पहले से विजिट करते रहे होंगे, है ना, तो इसके फ़ायदे आप जानते ही होंगे। ठीक है, और आज जो टॉपिक है ये कहीं मिल नहीं रहा था, है ना, बहुत खोज खाज के, है ना, कैलकुलेशन करके ये टॉपिक जो है बना रहा हूँ। अब ये कितना एक्यूरेट होता है ये तो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट या इस टाइप का कुछ ना करें तो अच्छा है। ये इमरजेंसी में जो है वीडियो बन रहा है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो यहाँ प्योरिटी और स्ट्रेंथ दो टर्म है, बस इसी को मैंने उठाया है। अब इससे जितना रिलेटेड मेरे को कंटेंट मिला मैं उसको यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, प्योरिटी कहने का मतलब क्या होता है? शुद्धता, है ना। सीधा अर्थ क्या है कि कोई नमूना है जिसमें सेलेक्टेड रेडियो एक्टिव की मात्रा क्या होगा? प्योर होगा। कहने का मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी तो वो क्या होगा? प्योर होगा। ठीक है, तो जनरल सा थोड़ा सा यहाँ पे वो है। इसी प्रकार प्योरिटी क्यों आवश्यक है? देखो, प्योरिटी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम कहीं रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या मेडिकल फील्ड में कुछ एनालिसिस करते हैं, है ना, आगे पता चलेगा, तो वहाँ पे प्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है रेडियो आइसोटोप का। क्योंकि रेडियो आइसोटोप में अगर इम्प्योरिटी मिली होगी तो हमको जो रिजल्ट चाहिए होगा वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है जी। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो ये भी है कि प्योरिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। मान के चलो कोई सैंपल में आपको रेडियो आइसोटोप प्योर मिल रहा है लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, मतलब स्ट्रेंथ मतलब तीव्रता, या कह सकते हो जो रेडिएशन निकालेगा उसका दर कितना है, तीव्रता कितना है, ये कम है, तो फिर आपको एनालिसिस जो है सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? सीधा सीधा रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप के डीके पे निर्भर करता है। और इसको नापने के लिए हम बेकरल या क्यूरी जैसे मापदंडों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी को हम परसेंटेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी सैंपल कितना परसेंट प्योर है। तो किसी भी सैंपल का 100% प्योर प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्योर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इतना आपको लिखना है कि परसेंटेज द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं एग्जाम्पल और एप्लीकेशन की ओर। तो सबसे अहम जो इसका एप्लीकेशन होता है वो मेडिकल फील्ड में होता है। जैसे टेक्नीशियम है 99, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका हाई प्योरिटी वाला रेडियो आइसोटोप होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? इमेजिंग टेक्निक में यूज़ करते हैं। ठीक है, इमेजिंग टेक्निक क्या होता है? हार्ट हो गया, बोन हो गया, लीवर हो गया, या कोई अन्य बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, उसको स्कैन करना है, उसमें कोई खराबी को ढूंढना है, तो यहाँ पे हम टेक्नीशियम को यूज़ करते हैं। देखो, इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? इसमें मोलिब्डेनम का कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है क्योंकि दोनों का साइज जो है लगभग सेम टाइप का होता है। ठीक है, इस वजह से हमको इसको सेपरेट भी करना पड़ता है ना। टेक्नीशियम को प्योर रूप में हमको लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियम ही है जो इसको क्या करेगा? स्कैन करा सकता है रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, बाकी दूसरे जो इम्प्योरिटीज़ होंगे वो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह आयोडीन के बारे में जानते ही हो। आयोडीन और थायराइड का काफ़ी गहरा संबंध है ना। आयोडीन 131 एक रेडियो आइसोटोप है जिससे थायराइड रोगी के उपचार में यूज़ किया जाता है। देखो, उपचार में, ठीक है, एनालिसिस में यूज़ तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट भी इससे किया जाता है। ठीक है, जिसमें प्योरिटी और स्ट्रेंथ जो है काफ़ी सही खुराक देने में मदद करता है। ठीक है, सुनिश्चित करता है कि रोगी को सही खुराक जो है मिल सके। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, कोबाल्ट 60 काफ़ी सुना हुआ जाना हुआ नाम है, ठीक है। जैसे वेल्डिंग हम करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करते हैं, लोहे की वेल्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये नॉर्मल छड़ और ग्रिल बनाने वाला, दरवाज़ा बनाने वाला वेल्डिंग की बात नहीं हो रही है। ऐसी वेल्डिंग जिसमें 0% काम में मतलब परफेक्टनेस 100% हो और 0% अनपरफेक्टनेस हो। तो ऐसे वेल्डिंग के जोड़ों का जांच करने का मतलब क्या है, मान के चलो कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाना है जिसमें से एयर पास ना हो, ठीक है। एयर पास ना हो कहने का मतलब उसको फुल्ली टाइटली आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा, या फिर उसकी स्ट्रेंथ के लिए आपको फुल्ली टाइटली उसको वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो वेल्डिंग में कहीं कोई एयर बबल तो नहीं रह गया, या फिर कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं चला गया। उसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 का रेडिएशन उसमें डालते हैं। रेडिएशन का जो एक तरफ से रेडिएशन डालते हैं, एक तरफ से उसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जोड़ ये पता चलता है कि जो वेल्डिंग हुआ है वो अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं, ठीक है। इसी प्रकार सीजियम 137 ये इन्वायरमेंटल स्टडी में काम आता है। सॉइल का क्वालिटी टेस्ट, वाटर का क्वालिटी टेस्ट, ठीक है, या फिर हवा पानी जो भी है इसका एक निश्चित लेवल को नापने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि जो इसका क्वालिटी है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेसर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ट्रेसर कहने का मतलब किसी एक एलिमेंट को उसके सीजियम 137 से रिप्लेस करा दिए, ठीक है। उसके बाद हम उसकी स्टडी करते हैं। ट्रेसर टेक्निक आपने पढ़ा है, ठीक है, तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है रिसर्च एंड साइंस। इसमें तो बहुयात यूज़ है, केवल 1-2 यूज़ हम बता रहे हैं आपको। कार्बन 14 को जानती होगी, कार्बन डेटिंग टेक्निक। जितने भी पुरातत्व विभाग होते हैं उनका सबसे मुख्य औजार कार्बन डेटिंग टेक्निक ही होता है कि कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी खंडहर या कोई भी मूर्ति हो गया, है ना, जो या पौधे की उम्र के बारे में पता करने के लिए, तो यहाँ पे सभी जगह कार्बन 14 का यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है और इसकी मात्रा प्रकृति में निश्चित है। अब मान के चलो कोई ये पेन ही है, ठीक है, अगर ये 1000 साल पुराना है तो जब ये बना होगा उस समय कार्बन C14 का मात्रा पर्यावरण के C14 के बराबर ही होगा। लेकिन यही अगर हम 1000 साल पुराना बाद में हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसमें कार्बन 14 का जो अमाउंट होते जाएगा वो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इसी आधार पे कार्बन डेटिंग किया जाता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग जो है किया जाता है। ट्रिटियम है ये हाइड्रोजन का 3rd समस्थानिक जो कि रेडियो एक्टिव होता है। अब हाइड्रोजन है मतलब वाटर का एज के बारे में पता लगाया जा सकता है, या फिर कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर कहीं पे बह रहा है, ठीक है, तो उसका मार्ग के बारे में पता लगाने में कि वो कौन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वाटर का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जो है कुछ कुछ चीज़ें एनालिसिस की जाती है, ठीक है। अब मुझे भी इतना नहीं पता कि भाई कैसे कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, उसके मेथड के बारे में मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो बस यूज़ किया जाता है इतना मालूम है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चरल यूज़। अब देखो फसल में हम कीटनाशक का यूज़ तो करते ही आजकल, है ना। पहले के ज़माने में शुद्ध खेती होती थी तो वहाँ पे कीटनाशक का यूज नहीं होता था, प्रकृति ही कीटनाशक का काम कर लेते थे। पक्षी, कीड़े मकोड़े, चाहे चिड़िया, ये सब, है ना, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस सबको खा जाते थे, ठीक है। आजकल कीटनाशक का यूज़ जो है काफ़ी बढ़ गया है, और ये कीटनाशक कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना प्रभावी होगा, उसको स्टडी करने में हम एग्रीकल्चरल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी कारण रेडियो आइसोटोप की प्योरिटी और स्ट्रेंथ को नापना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अतः कुछ टेक्निक है जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफी से ही तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक है ना। अलग अलग आइसोटोप को अलग अलग लेवल पे हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं इसके द्वारा, ठीक है। डायनेमिक इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब चालकता के आधार पे आइसोटोप
को अलग अलग किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन करने का एक मेथड होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी है ना, कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक में जो है सैंपल को लेके उसकी शुद्धता का मापन किया जाता है, उसके प्योरिटी का, उसके स्ट्रेंथ का मापन किया जाता है। डीके कैलकुलेशन, डीके कैलकुलेशन कहने का मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना रेडियो एक्टिव रे जो है वो निकाल रहा है, उसको नापते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।